Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Abrol. Welcome back to my YouTube channel. इन लास्ट लेक्चर्स हम लोगों ने ऑर्गेनिक स्टार्ट की थी, उसमें मैंने आपको हेलो एल्केन्स के बारे में बताया था, उनकी प्रॉपर्टीज़ कवर की थी हम लोगों ने। अब मैं आपको जो चीज़ बताने जा रही हूँ आज इस लेक्चर में वो है रिलेटेड आपकी ऑर्गेनिक के साथ। फिर चाहे वो आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, वेदर यू आर फ्रॉम एनी मेडिसिनल लाइन जिसमें आप केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हो बट ओनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक, या फिर आप +1 क्लास के हो, +2 क्लास के हो, किसी ग्रेजुएशन क्लास के हो या फिर किसी मास्टर्स के हो, बिकॉज दिस इज द बेसिक। तो जो ABC है वो सबके लिए सेम रहती है, चाहे वो साइंटिस्ट है चाहे वो इंजीनियर है, सेम। ऐसे ही जो ऑर्गेनिक का बेसिक है वो हर किसी पर्सन के लिए सेम रहेगा, वो किसी भी फील्ड में हो, अगर वो रिलेट कर रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ तो ये लेक्चर उसको कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है, ठीक। अब मैं बात करती हूँ स्पेशली फॉर क्लास 12 या फिर ग्रेजुएशन की क्लासेस जहाँ पे आप लोगों ने फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड चैप्टर्स करने होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बेसिक केमिस्ट्री आती है, नॉमेनक्लेचर आता है, कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप है ये भी आता है, बट आपको रिएक्शन समझ में नहीं आ रहे हैं, आपको मैकेनिज्म समझ में नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है? वहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि आप लोगों का बेसिक कवर नहीं है, राइट। कहने का मतलब आपने रटा हुआ है सब कुछ, आपको सब याद है, आपके बहुत अच्छे नंबर आए, बट स्टिल आपको नॉलेज नहीं है चीज़ की, तो आप रिएक्शंस को कवर नहीं कर पाते और फिर बोलते हैं केमिस्ट्री हमें डिफिकल्ट लगती है क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स में हमारे बहुत अच्छे नंबर आते हैं, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है पेपर में तो हमारे नंबर कट जाते हैं और डर लगता है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। आज मैं आपको जो टर्म्स बताऊंगी वो छोटी छोटी टर्म्स आपके मैकेनिज्म सॉल्व करने में हेल्प करेंगी, आपको प्रपोज मैकेनिज्म कैसे फाइंड करना है उसमें हेल्प करेगी। कहने का मतलब रिएक्टेंट से लेके प्रोडक्ट तक जाने का जो रास्ता है, जो रूट है, वो आपको खुद निकालना आना चाहिए। जैसे आपको पूछा जाता है फॉर एग्जाम्पल आपको A प्लेस से B प्लेस पे जाना है, ठीक, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आप A से लेके B तक कैसे गए, बीच में आ गया क्वेश्चन मार्क, ठीक, तब आपको पाथवे बताना पड़ता है। हम इस रास्ते से आए तो हमें इतना टाइम लगा, अगर हम उस रास्ते से जाते तो हमें इतना टाइम लगता। सिमिलर विद दैट ऑर्गेनिक में भी हमें यही बताना होता है कि जो रिएक्टेंट है उसको प्रोडक्ट बनाने में कितना टाइम लगा, वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि रास्ते में उसकी कितनी कन्वर्जन्स हुई, कितने उसके इंटरमीडिएट बने, कैसे उसकी ट्रांजिशन स्टेट्स आई, ठीक, और जो इलेक्ट्रोफाइल है, जो न्यूक्लियोफाइल है, उसने अटैक कैसे किया। तो आई होप अब आप चीज़ों को रिलेट कर पा रहे हो, आपको पता चल चुका है कि आपको ऑर्गेनिक को स्टडी करने के लिए कौन सा रूट अप्लाई करना है, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बोल रही हूँ, कोई एक पर्सन है, उसको A पोजीशन से B प्लेस पे जाना है, अगर उसको कोई पूछता है कि A से B कैसे पहुंचा तू, तो वो क्या बताएगा? उसके लिए एक पाथ बताएगा, जिस पाथ से वो आया था वो उसका रूट होगा, जहां से वो निकला है, जहां पे वो पहुंचा है। अब आपको बोला जाता है फॉर एग्जाम्पल वी हैव CH3Cl और मुझे चाहिए CH3CH2OH। अब मुझे बताओ, कन्वर्जन्स आती हैं, सबको आती हैं, कोई भी क्लास हो, डजेंट मैटर। एक बार आप साइंसेज में आ चुके हो, कोई भी फील्ड हो, एग्रीकल्चर है, मेडिसिनल है, वट एवर द फील्ड इज, ऑर्गेनिक सेम रहेगी, राइट। तो आपको ये बताना है कि मुझे क्लोरोमीथेन से इथेनॉल बनाना है, ठीक है। अब ये बहुत मुश्किल काम दे दिया, हमें तो आते ही नहीं है कन्वर्जन्स। क्यों? क्योंकि आपको फंक्शनल ग्रुप तो रटे हुए हैं कि ये क्लोरीन है, हाइड्रोजन फैमिली है, ये अल्कोहल है, ये हमें पता है, ठीक है, इथेनॉल है, बट कैसे इसको यहाँ पे कैसे पहुंचाएं? क्या चीजें आपको ऐड करनी पड़ेगी? देखो यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो इसके लिए इसका मतलब आपको स्टेप अप करना है। स्टेप अप करने का मतलब क्या हुआ? एक कार्बन इंक्रीज करना है। अब एक कार्बन इंक्रीज करने के लिए आप लोगों ने जितनी रिएक्शंस पढ़ी हुई हैं सब याद कर लो, कोई एक रिएक्शन तो मिल ही जाएगी आपको जिसमें आप ये ऐड कर सकते हो, ठीक। तो उस चीज को कैसे आपने शार्प अप करना है कि आपको रिएक्टेंट देख के प्रोडक्ट बनाने के लिए कौन से रिएजेंट यूज करने हैं, वो आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देख के ही पता लग जाए, ठीक है। तो उस चीज को हेल्प करेगा आज का मेरा ये लेक्चर, ठीक। अब मैं स्टार्ट करती हूँ सबसे सिंपल बेसिक चीज के साथ, नॉमेनक्लेचर। आई कंसिडर दिस कि आप सबको आता है बिकॉज उसके मैंने बहुत से लेक्चर आपको दिए हैं। स्टिल अगर आप न्यू हैं, फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं,
तो मैं यही सजेस्ट करूंगी सबसे पहले वो बेसिक कवर कीजिए, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक, ठीक है। उसके बाद आयुर्वेद हो गया, नॉमेनक्लेचर पता हमें, क्लासिफिकेशन हमें कंपाउंड्स की पता है। उसके बाद आपको फंक्शन ग्रुप भी आते हैं, राइट, क्योंकि वो भी कवर हो जाते हैं आपके नॉमेनक्लेचर में। उसके बाद जो चीजें आपको याद रखनी है या जो आपको पता होनी चाहिए वो होती है कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन। उसके बाद एक चीज होती है फ्री रेडिकल। कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन तो फिर भी याद रहता है, ये फ्री रेडिकल पता नहीं क्या होता है, ये हमेशा हमें भूल जाता है। पता नहीं टीचर ऑर्गेनिक वाले क्या बोलते रहते हैं, केमिस्ट्री वाले फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल क्या होता है फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल क्या होता है आपको मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक होमोलिटिक क्लीवेज होती है, एक हेटेरोलिटिक क्लीवेज होती है। तो अगर हमारे पास दो एटम सिमिलर हैं, ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल A2 है, ये दोनों सेम है, मतलब ये होमो है मॉलिक्यूल, तो इसकी जब ब्रेकडाउन होगी तो ये किसमें टूटेगा, ये बनेंगे फ्री रेडिकल्स। बस यही होता है फ्री रेडिकल, ठीक है। जब दोनों सेम है, दोनों की पावर इक्वल है, तो दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके वापस जाएंगे। एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर आपको ये चीज याद नहीं रहती है तो अगर आपको क्लैप करना है, ताड़ी बजाने के लिए कितने हाथ चाहिए, 2 हाथ चाहिए। सेम बॉन्ड बनाने के लिए 2 एटम्स में आपको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। आफ्टर दिस, ये तो बात होगी फ्री रेडिकल की। अब कार्बोकेटाइन और कार्बोएनाइन, इसमें मैंने आपको बताया था हेटेरोलिटिक क्लीवेज, जब आपके पास 2 डिफरेंट एटम्स के बीच में बॉन्ड है और जब वो बॉन्ड ब्रेक होगा तो जो पावरफुल ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन ले जाएगा अपने साथ, और जिसकी पावर कम है उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। दैट मीन्स एक बनेगा कार्बोकेटाइन और एक बनेगा कार्बोएनाइन। तो ये है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन और फ्री रेडिकल। ये जो 3 चीजें हैं ये होती हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, जो ये डिसाइड करते हैं कि जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है वो कौन सा है और कितना स्टेबल है। अब बात आ जाएगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है टर्शरी कार्बोकेटाइन, देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन एंड देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन। सेम विद द कार्बोनाइन एंड सेम विद द फ्री रेडिकल। अब टर्शरी क्या होता है, ये आपने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था। जिस कार्बन के साथ पॉजिटिव चार्ज अटैच है वो कार्बन आगे और 3 कार्बन के साथ अटैच होगा। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ अटैच है, 1 2 3, तो ये आ गया टर्शरी। अगर सेकेंडरी बनाना है इसको तो हम एक कार्बन रिमूव करके वहां लगा देंगे हाइड्रोजन। जिस कार्बन पे अब पॉजिटिव चार्ज है वो आगे अब सिर्फ डायरेक्टली 2 कार्बन के साथ अटैच है, तो ये बनेगा सेकेंडरी। यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे एक और कार्बन लिखा होता है तो काउंट करते हैं 1 2 3, मैम यहाँ पे भी टर्शरी है। ऐसा नहीं, आपको देखना क्या है, जिस कार्बन के साथ पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। डायरेक्टली मीन्स डायरेक्ट बॉन्ड, एक ये डायरेक्ट बॉन्ड है और एक ये डायरेक्ट बॉन्ड है। क्योंकि ये डायरेक्ट बॉन्ड में तो हाइड्रोजन है, ये तो कंसीडर ही नहीं होगा, तो आपके पास यहाँ पे है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो इसी कार्बोकेटाइन से आप लोग सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्शरी अल्कोहल्स भी लिख सकते हो, ठीक है, एसिड्स भी लिख सकते हो, RH अल्काइल हैलाइड भी लिख सकते हो। जितने भी फंक्शन ग्रुप है वहां पे आप लोग इस टर्म के अकॉर्डिंग रिलेट कर सकते हो, ठीक। तो ये थे आपके पास इंटरमीडिएट जो आप पढ़ चुके हो। इसके बाद मैं बात करती हूँ मैकेनिज्म्स की। जो सबसे जरूरी मैकेनिज्म है वो कौन कौन से हैं जो आपको आने चाहिए ऑर्गेनिक के लिए। तो आपके पास जो रिएक्शंस होती हैं, टाइप ऑफ रिएक्शंस, एक होती है न्यूक्लियोफिलिक, एक होती है इलेक्ट्रोफिलिक। अब इनकी भी डिविजन्स होती हैं सब्स्टिट्यूशन और एडिशन और एलिमिनेशन। एडिशन, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। ओके, ये सिंपल मैथ्स में आप सबको पता है। एडिशन का मतलब जब हम कोई चीज ऐड ऑन कर देंगे तो एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। जब हम रिएक्टेंट में से कोई चीज रिमूव करते हैं तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी।
और अगर हम किसी चीज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं, फॉर एग्जांपल ए बी सी में से अगर हम ए सी प्रोडक्ट बना देते हैं और बी बाहर निकाल देते हैं, तो ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब हमने सब्स्टिट्यूशन कर दी। या फिर हम बोल देते हैं कि ए बी सी इकट्ठा प्रोडक्ट बन गया, तो सी वहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गया ऑर्गेनिक में, जैसे मिथाइलेशन करते हैं, ठीक, या आप अल्कोहल का फंक्शन ग्रुप ऐड करते हो। तो ये है 3 टाइप की मेन बेसिक रिएक्शन, एडिशन, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। ये तीनों ही इन दोनों पे एक्ट करती हैं। आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी होती है, नॉर्मली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही आप पढ़ते हो, और इलेक्ट्रोफिलिक जो आपके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पर उसके लिए आपको सबसे ज़रूरी ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल ये दोनों क्या हैं। अगर आपको ये पता लग गया तो आपके लिए फिर थोड़ा सा इजी हो जाता है रिएक्शंस को कवर अप करना। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियस लविंग। आप लोगों ने हाइड्रोफोबिक पढ़ा, आप लोगों ने हाइड्रोफिलिक पढ़ा हुआ है। तो फिलिक मीन्स होता है लविंग पार्ट और फोबिक मीन्स होता है हेटिंग पार्ट। ठीक है, ये आपने पढ़ा था सरफेस केमिस्ट्री में भी, और पहले भी पढ़ चुके हो, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, लायोफोबिक, लायोफिलिक। तो न्यूक्लियोफिलिक मीन्स न्यूक्लियस लविंग। अब न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर फिर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज होगा तभी तो वो अट्रैक्ट करेगा, न्यूक्लियस की तरफ जाएगा वो। तो न्यूक्लियोफाइल जिसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, ऐसे लिखते हैं हम न्यूक्लियोफाइल को। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की। तो आई नो अब आपको समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होगा? जिसके ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपके पास है इलेक्ट्रोफाइल, ये है आपके पास न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब आपको ये पता लग गया न्यूक्लियोफिलिक में न्यूक्लियोफाइल अटैक करना है। अब आपका काम होता है न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करना। रिएक्शन मीडियम में न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है तो उसको आपने कैसे जनरेट करना है। फॉर एग्जांपल आपको KOH दिया है, KOH में आपका OH नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल है, इसका आपने अटैक कराया तो आपके पास रिएक्शन होगी न्यूक्लियोफिलिक। ठीक, अब न्यूक्लियोफिलिक जो रिएक्शंस होती हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इसकी 2 टाइप्स होती हैं, SN1, SN2। SN1 में आपके पास स्टेबिलिटी रहती है टर्शरी की, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, क्योंकि SN1 में फॉर्मेशन होती है कार्बोकेटाइंस की। तो SN1 फॉलो करता है कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म, मतलब पहले कार्बोकेटाइन बनाना है। अब आपको कार्बोकेटाइन पता है, अब आप क्या देखोगे उसमें? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अगर मैं बात करूं SN2 की, तो SN2 में 1 स्टेप रिएक्शन है और SN2 में कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म होता है और जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से अटैक करता है। तो SN1 के केस में हमारे पास रेसिमाइजेशन होती है। आपके पास फ्रंट साइड से भी अटैक हो सकता है, बैक साइड से भी अटैक हो सकता है, क्योंकि जो कार्बोकेटाइन होता है वो एक प्लेनर स्पीसीज है। ठीक, और अगर मैं बात करूं SN2 की, तो इसमें हमेशा बैक साइड अटैक होता है, दैट मीन्स इन्वर्जन होती है, इसको हम पढ़ते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। ये चीजें हम पढ़ चुके हैं अच्छे से डिटेल में, इसके लिंक ऊपर आ रहे हैं। हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन का चैप्टर था हमारे पास, और हमारे पास चैप्टर था हेलोअल्केन हेलोअरीन्स का। मेन हमने हेलोअल्केन हेलोअरीन्स में ये सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, तो वो आप वहां से अच्छे से रिएक्शंस के साथ विद एग्जांपल कवर कर सकते हो। तो ये था न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के बारे में। अब मैं बात करती हूँ इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, मतलब E पॉजिटिव। अब वो पॉजिटिव कोई भी हो सकता है, बट कंडीशन यही है कि वहां पे पॉजिटिव चार्ज हो। फॉर एग्जांपल अगर H पॉजिटिव अटैक कर रहा है तो वो भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। और ये जनरली जो रिएक्शंस होती हैं, ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के केस में होती है, या फिर हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स में होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। क्योंकि जितना रिच कंपाउंड होगा, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होगा, उतना ही ईजी होता है इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना, बिकॉज एक्चुअल में अटैक तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ही कर रहा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच है, बट उस पोजीशन पे जाता है H पॉजिटिव, जिसके कारण हमारे पास फिर फॉर्मेशन होती है कार्बोकेटाइंस की। सो आई होप आपको इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और टाइप ऑफ एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कवर है। यही सब टॉपिक्स हैं जो आपके यूज होंगे सारे ही, जितनी भी ऑर्गेनिक आपने पढ़नी है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वहां पे। और एक लास्ट में चीज बची है रेजोनेंस। ये रेजोनेंस जो है ये सिंपल रेजोनेंस नहीं है, ये बेंजीन की रेजोनेंस की बात हो रही है या फिर किसी फंक्शनल ग्रुप की। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है।
अब ये आप लोगों ने पढ़ा है इंडक्टिव इफेक्ट, अगेन +1 क्लास का टॉपिक, जो आपको यहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी। अच्छा, बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि हम लोग इस क्लास में और हम +1 का टॉपिक क्यों कवर करें। तो बच्चे जो बेसिक है, फिर बोलूँगी वो सेम रहता है, ठीक है। अगर आपको बेसिक क्लियर है तो आप किसी भी क्लास के ऑर्गेनिक कर लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। +1 का बच्चा +2 क्लास के क्वेश्चंस भी कर सकता है अगर उसका बेसिक क्लियर है। जस्ट लाइक मैथ्स, यहाँ पे लॉजिक होता है। ओके, ये थी आपके पास एक बेंजीन। अब यहाँ पे ये सारे कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच हैं, यहाँ पे आप इलेक्ट्रोफाइल ऐड करवाओगे तो ये वाला बॉन्ड यूज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, तो कोई भी एक बॉन्ड यहाँ पे H लगा दो, तो यहाँ पे बन गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ पे चला गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, वहाँ पे ये हाइड्रोजन चला गया, ठीक। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, बाकी सारी पोजीशन ऐसी हैं। अब ये डीलोकलाइजेशन हो सकती है, ये बॉन्ड यहाँ खींचेगा और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये बॉन्ड यहाँ बन गया। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको भी यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, फिर हमारे पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे आगे डबल बॉन्ड। तो ये है आपके पास एक सॉर्ट ऑफ रेजोनेंस जो मैंने आपको सिंपल एक्सप्लेन की है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल की एडिशन होनी है जब यहाँ पे, ठीक। तो पॉजिटिव चार्ज जो शिफ्ट कर रहा है वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे आ रहा है। अगर आपके पास कोई रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, डोनेटिंग ग्रुप है, जैसे ये ग्रुप है, तो ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये बॉन्ड आगे जाएगा। उस टाइम पे भी आप रेजोनेंस कवर कर चुके हो। ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज क्योंकि उसने 3 बॉन्ड बना लिए और ये ऐसे है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बन गया जो बॉन्ड था यहाँ पे। फर्दर ऑक्सीजन पे है पॉजिटिव चार्ज और ये शिफ्ट किया। अब जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया तो बॉन्ड बनेगा, जब बॉन्ड शिफ्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन बनते हैं, क्योंकि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये वापस जब यहाँ पे आएगा तो ये बॉन्ड फिर ऊपर चला जाएगा और फिर से वापस से ऑक्सीजन के पास अपने जो लोन पेयर है वो वापस आ जाएंगे। और अब देखो हमारे पास जो बॉन्ड आई है वो बन गए हैं ऑपोजिट। ये अपने आप में एक रेजोनेंस एक्सप्लेन कर रहा है बेंजीन की। स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ थे, एंड में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंच गए। दिस इज अ सिंपल रेजोनेंस। ये भी बेंजीन है और इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जब इनकी पोजीशन यहाँ पे आई, ये भी बेंजीन है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप आएगा तो वो भी अपने लोन पेयर्स को इन्वॉल्व करके रिंग के ऊपर चार्ज मूव करवाएगा। ये भी डोनेटिंग स्पीसीज है, ये भी डोनेटिंग स्पीसीज है। इसके अलावा अगर विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं NO2 ग्रुप, तो वो इलेक्ट्रॉन रिंग से खींचता है तो रिंग हो जाती है डेफिशिएंट। तो यही सारी चीजें आपकी यूज होंगी मैकेनिज्म सॉल्व करने में, ऑर्गेनिक करने में। अगर आप एल्डिहाइड ग्रुप की बात करोगे तो वहां पे आपके पास ये ग्रुप है, ठीक। तो यहाँ पे रेजोनेंस इन्वॉल्व होगी बॉन्ड में। अगर आप लोग बात करोगे एसिडिक ग्रुप की तो ये फंक्शन ग्रुप है। यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे रेजोनेंस इन्वॉल्व होगी। ये जो हाइड्रोजन है ये बाहर भेज सकता है एसिड, क्योंकि इसके पास 2 ऑक्सीजन है इसके नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए। जितना ज्यादा चार्ज एक मॉलिक्यूल बैलेंस करेगा उतना ही वो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा और उतने ही उसके चांसेस ज्यादा हैं H पॉजिटिव को रिलीज करने के, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूं NH2 ग्रुप की, तो यहाँ पे लोन पेयर होते हैं, तो ये भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का ही काम करते हैं। तो आप देख सकते हो आपके सारे चैप्टर इन्हीं टॉपिक से कवर अप हो जाएंगे जितनी भी ऑर्गेनिक है। नेमिंग रिएक्शंस तो आपको वैसे भी याद रखनी ही पड़ेंगी, इतना सा केमिस्ट्री में करना पड़ेगा। फिर भी वहाँ पे एक चीज याद रखनी है, जब भी हमारे पास एरोमेटिक रिंग्स की रिएक्शन आती है तो नॉर्मली हमने कहीं ना कहीं कॉपर जरूर यूज किया होता है, ठीक है। बाकी सब सेम है। और अब मैं बात करूंगी मैकेनिज्म्स की, जो आपने नॉर्मली 3 मैकेनिज्म याद रखने हैं। उसमें सबसे पहला मैकेनिज्म होता है मार्कोनिव रूल। मार्कोनिव रूल्स में हमारे पास क्या बनता है, पहले कार्बोकेटाइन बनता है, उसका जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है वही हमारा मेजर, जो स्टेबल कार्बोकेटाइन है वही हमारा मेजर प्रोडक्ट बनाता है। और मार्कोनिव रूल में होता क्या है, एडिशन होती है HX की, उसमें से X नेगेटिव जो है वो उस पोजीशन पे जाएगा जिस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है, ठीक है। और H कहाँ जाएगा, जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है। अगर इसकी जगह मैं एंटी मार्कोनिव की बात करूँ तो एंटी मार्कोनिव में इसका रिवर्स होता है, नेगेटिव पार्ट वहां जाता है जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है और पॉजिटिव पार्ट वहां जाता है H पॉजिटिव जहाँ पे कम हाइड्रोजन है। इन केस ऑफ एंटी मार्कोनिव, और एंटी मार्कोनिव सिर्फ लगता है HBr प्लस
पेरोक्साइड के केस में। ठीक है, तो ये है आपके पास मार्कोनी और एंटी मार्कोनी। मार्कोनी रूल HCl, HBr, HI इन सब में लगता है, बस यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं होना चाहिए। ठीक, और लास्ट में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वहां पे होता है जहाँ पे हम लोग लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, HU की प्रेजेंस में, वहां पर हमेशा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है, फिर वो चाहे एरोमेटिक कंपाउंड है या फिर एलिफेटिक कंपाउंड है। सो दिस इज ऑल जो आपका यूज होगा ऑर्गेनिक के टॉपिक्स को कवर करने के लिए। सो बाय दिस आई फिनिश माई दिस लेक्चर हियर। आई होप आपके सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, एंड बाय दिस आई फिनिश फ्रॉम माई पार्ट your 12th class syllabus also. Thank you. All the best for board exams and start revision. किसी भी चैप्टर का कोई टॉपिक रहता है आपको नहीं आता है, ऊपर प्लेलिस्ट में आपके पास लिंक आ रहे हैं, आप लोग चेक कर सकते हो। एंड शेयर दिस वीडियो एंड दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स टू हेल्प देम. Thank you for watching. See you in the next lecture with a new topic. Bye bye.